तो बेटा हमारा आज का डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ चार्ज्ड रिंग। दो बार करवाऊंगा, पहली बार में कोई दिक्कत आए तो बता देना, दूसरी बार फिर कराऊंगा, फिर आप लोग लिखेंगे। तो मेरे बेटा पहले आपको बता दूं मैं हल्का सा इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है। अच्छा ये बताओ, यदि पहले मैं पूछ लूं, ये एक रिंग है जिसमें स्मॉल एलिमेंट है dl, रेडियस है r, मैं कहता हूं इंटीग्रल dl की वैल्यू क्या होगी? कैन यू टेल मी? नहीं, अब मैं बताता हूं। देखो डिफरेंशियल और इंटीग्रल क्या चीजें हैं ये जान जाओगे तो बहुत फायदे में रहोगे। किसी एक बड़ी चीज को, जैसे एक बड़ी लाइन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना डिफरेंशियल है। डिफरेंशियल का मतलब है टू डिवाइड। एक बड़ी चीज के मिलियंस बिलियंस ऑफ पीसेस कर दिए, हर छोटा सा पीस कहलाता है dl। ठीक है, एक मास है m, उसके छोटे छोटे बिलियन ट्रिलियंस पीसेस कर दिए, तो हर जो छोटा सा मास है वो है dm। तो डिफरेंशियल का मतलब है एक बड़ी चीज के छोटे छोटे पार्ट कर देना। अब आता है इंटीग्रल। इंटीग्रल का मतलब है उन पार्ट्स को जोड़ना। जैसे इंटीग्रल dl का मतलब है जितने भी dl है, पहला dl, दूसरा dl, तीसरा dl, ये बहुत सारे dl है। इन सारे dl को जब आप जोड़ोगे तो जो मिलेगा वो इंटीग्रल dl है। लेकिन सारे dl को जोड़ेंगे तो पूरी लेंथ ही आ जाएगी, तो इंटीग्रल dl इज l। इंटीग्रल dm का मतलब है कि जितने भी dm है, पहला dm, दूसरा dm, तीसरा dm, चौथा dm, सारे dm को जोड़ करके पूरा मास ही बन जाएगा, तो वो है m। लेकिन ये रट नहीं सकते कि इंटीग्रल dl हमेशा l ही होगा। अब जैसे यहां देखो, ये पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, चौथा एलिमेंट, यदि मैं इनफाइनाइट एलिमेंट्स को जोड़ दूं तो सरकमफ्रेंस बन जाएगी। क्या बनेगा? सरकमफ्रेंस। और क्योंकि सरकमफ्रेंस बनेगी तो सरकमफ्रेंस होती है 2πr, तो भाई साहब इंटीग्रल dl 2πr होगा। आप ये नहीं कह सकते कि इंटीग्रल dl l होता है, इंटीग्रल dy y होता है। इंटीग्रल dl का मतलब है जितने भी dl है सबको ऐड करके क्या मिला, वो मिली सरकमफ्रेंस। बाकी जो बातें आज यूज होंगी वो सब हम कई दिनों से कर रहे हैं। जैसे किसी पॉजिटिव चार्ज का फील्ड उससे अवे होता है, नेगेटिव चार्ज का फील्ड उसके टुवर्ड होता है। फील्ड का फॉर्मूला होता है बेटा 1/4πε0 Q/r²। ये सब एक्सियल वाले दिन भी पढ़ा था और वैसे भी करा था। तो ये हमारे पास बेसिक चीजें हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या बेटा? 1 कूलम पे लगने वाला फोर्स, तो ये 1 कूलम पे लगने वाला फोर्स है। अब शुरू करते हैं डेरिवेशन। इंटीग्रल समझ में आ गया क्या होता है। डिफरेंशियल का मतलब होता है टू डिवाइड, और इंटीग्रल का मतलब होता है टू कंबाइन। छोटी छोटी चीजों को जोड़ना इंटीग्रेशन है, और बड़ी बड़ी चीजों को तोड़ना डिफरेंशिएशन है। अब मेरे बेटा डेरिवेशन, ये एक रिंग है जिसकी रेडियस है a, ये है एक्सिस ऑफ द रिंग। एक्सिस का मतलब होता है ऐसी लाइन जो रिंग के सेंटर से जाए और रिंग के परपेंडिकुलर हो। इट इज कॉल्ड एक्सिस। तुम देख रहे होगे कि मैंने रिंग को ओवल शेप में बनाया, परफेक्ट सर्किल नहीं बनाया। उसका रीजन ये कैसे रखा हुआ है उससे समझो। रिंग ऐसे रखा हुआ है लाइक दिस, और एक्सिस उसके परपेंडिकुलर यहां जा रहा है। अब ये रखा हुआ सर्किल कैसे मैं बोर्ड पे दिखाऊंगा, तो उसे ओवल शेप में दिखा दिया। दरअसल ये परफेक्ट सर्किल है, बिल्कुल परफेक्ट। अच्छा, कई बच्चे कहते हैं सर्किल बिल्कुल परफेक्ट ही बना देते हैं। बेटा यदि परफेक्ट सर्किल बनाएंगे तो उसका परपेंडिकुलर आगे जाएगा। अब आगे वाली लाइन कैसे बनाऊं बोर्ड पे, तो इसलिए हमने कर लिया। इस पूरी रिंग पर है चार्ज Q। अब मुझे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कि ये जो हमारी सारी रिंग है, पूरी रिंग, ये इस पॉइंट पर कितना फील्ड क्रिएट करेगी। तो मैंने पूरे रिंग का फील्ड निकालने की बजाय एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया। ये छोटा सा टुकड़ा है रिंग का, ये है dl। इस छोटे से टुकड़े पर चार्ज है dq। मैं पहले ये स्टडी करूंगा कि सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा कितना फील्ड बनाएगा,
और जब छोटे से टुकड़े का फील्ड आ जाएगा तो फिर सारे जितने भी छोटे छोटे टुकड़े हैं उनके फील्ड को जोड़ दूंगा। डिफरेंशियल से इसलिए काम आसान हो जाता है। हम एक स्मॉल पीस का फील्ड निकालेंगे और फिर हमें आइडिया लग जाएगा कि एक स्मॉल पीस कितना फील्ड बना रहा है। और जब एक स्मॉल एलिमेंट का फील्ड मिल जाएगा तो जितने भी एलिमेंट हैं सबका फील्ड ऐड कर देंगे और सबका फील्ड ऐड करके टोटल फील्ड बाय द रिंग आ जाएगा। तो आपने यहां से ये डिस्टेंस है r, ये डिस्टेंस है x, पॉइंट पर फील्ड निकालना है। तो ये जो पहले हमारा छोटा सा चार्ज है dq, q तो पूरे रिंग का चार्ज है, dl क्या है स्मॉल लेंथ, और स्मॉल लेंथ का चार्ज है dq। ये dq यहां पर अपने से अवे फील्ड बनाएगा de, भाई क्योंकि छोटा सा चार्ज है तो छोटा सा फील्ड बनेगा। भाई फील्ड है क्या, 1 कूलम पे लगने वाला फोर्स है। तुम सोचो मैं यहां 1 कूलम रख दूं, यदि ये बड़ा चार्ज होगा तो 1 कूलम पे बड़ा फोर्स लगाएगा, और छोटा चार्ज है तो 1 कूलम पे छोटा फोर्स लगाएगा। नेग्लिजिबल चार्ज है dq तो नेग्लिजिबल फोर्स लगाएगा de, तो इसलिए de लिखेंगे। अब बेटा de लिखने के बाद इस एलिमेंट के अपोजिट भी कोई ना कोई एलिमेंट होगा। ये उस एलिमेंट का अपोजिट एलिमेंट है dl, और चार्ज भी उतना ही है dq, साइज भी उतनी है। अब ये भी फील्ड बनाएगा, ये जो फील्ड बनाएगा ये अपने से अवे बनाएगा। भाई ये भी de। तुम ये बताओ, इस चार्ज ने 1 कूलम को इधर धक्का दिया और इस चार्ज ने 1 कूलम को इधर धक्का दिया। रिपल्जन ऐसे नहीं होता कि ये चार्ज है और ये पॉइंट है, ये चार्ज इस प्लस को ऐसे नहीं रिपेल करेगा, ऐसे नहीं रिपेल करेगा, इन्हें जोड़ने वाली लाइन की सीध में रिपेल करेगा। तो ये वाला चार्ज इस जोड़ने वाली लाइन की सीध में रिपेल कर रहा है और ये चार्ज इसे जोड़ने वाली लाइन की सीध में रिपेल कर रहा है, तो de बन गए। अच्छा, दोनों de बराबर है, क्यों? अरे भैया जितना चार्ज यहां उतना चार्ज यहां, जो डिस्टेंस इधर वही डिस्टेंस इधर, तो जितना फोर्स 1 कूलम पे ये लगाएगा उतना ही फोर्स 1 कूलम पे ये लगाएगा, तो दोनों फील्ड बराबर होंगे de। अच्छा बस, और ये एंगल भी बराबर होंगे, ये फील्ड भी बराबर है, ये एंगल भी बराबर है। क्यों? जरा थोड़ी देर के लिए आप एक ट्रायंगल कंसीडर करो, ये वाला, और ये वाला, दोनों कॉन्ग्रेंट है या नहीं? ये वाली साइड रेडियस है, ये वाली साइड भी रेडियस है, ये 90 है, ये भी 90 है, ये कॉमन है, तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है। ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, एक जैसे ट्रायंगल है तो बराबर एंगल है। इस थीटा के अपोजिट थीटा और इस थीटा के अपोजिट थीटा बराबर होंगे, तो ये दोनों इक्वल है तो ये भी दोनों इक्वल हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला फील्ड इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर। अब कंपोनेंट कर डालो, कंपोनेंट करोगे तो de का एक कंपोनेंट आएगा de cos थीटा और एक कंपोनेंट ये आएगा de sin थीटा। इसी तरह से इस de के भी दो कंपोनेंट होंगे, एक आएगा de cos थीटा और एक आएगा de sin थीटा। अब क्योंकि de दोनों बराबर हैं, थीटा दोनों बराबर हैं, तो de sin थीटा इक्वल एंड अपोजिट होके कट जाएगा और ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो टोटल फील्ड क्या होगा? इनका सम कितना हुआ? 2d cos थीटा। गलत। आप ये बताओ, आपने ऊपर वाले एलिमेंट का फील्ड ले लिया, नीचे वाले एलिमेंट का फील्ड ले लिया, उनका रिजल्टेंट निकाल लिया, तो ये तो लेकिन दो ही एलिमेंट के फील्ड का रिजल्टेंट है। एलिमेंट तो यहां भी है, यहां भी है, उनका फील्ड क्यों नहीं काउंट करेंगे जब पूरी रिंग का फील्ड निकालना है? तो होगा क्या? अब इसे देखो, मोबाइल पर यह समझने में दिक्कत आ सकती है, 3D फिगर है और मोबाइल की स्क्रीन है 2D, फिर भी आप विजुलाइज करने की कोशिश करो। आप लोग तो सुनो, ये एक रिंग है, ये एक्सिस है। अब तुम बताओ, ऊपर वाले चार्ज dq का फील्ड इस डायरेक्शन में, नीचे वाले चार्ज का फील्ड इस डायरेक्शन में, तो ये हो गए दो फील्ड, एक ऊपर वाले का और एक नीचे वाले का। इनके कंपोनेंट करें de sin, de cos, तो ये दोनों कट गए, de cos रह गए। अच्छा, अब आपने अभी रिंग में ऊपर वाला एलिमेंट और नीचे वाला एलिमेंट लिया था, यदि मैं आगे और पीछे वाले एलिमेंट लेता
अब मैं पेयर ये वाला ले रहा हूं, अब यदि ये पेयर ले रहा हूं तो इस वाले का फील्ड तो इधर और इस वाले का फील्ड इधर, तो ये फिगर पहले ऐसे बनी थी अब ऐसे बनेगी, और इसमें भी साइन वाले कंपोनेंट कट जाएंगे, कॉस वाले जुड़ जाएंगे। समझ में आ गया? तो तुम ये वाला पेयर लोगे तो भी साइन वाले कटेंगे, कॉस वाले जुड़ेंगे, ये पेयर लोगे तो भी कॉस वाले जुड़ेंगे, साइन वाले कंपोनेंट कट जाएंगे। ये पेयर ये पेयर ये पेयर ये पेयर, हजारों लाखों पेयर हो सकते हैं, तो हजारों लाखों कॉस डी कॉस थीटा बचेंगे। तो बताओ डी कॉस थीटा 2 बचेंगे या 2 से बहुत ज्यादा बचेंगे? तो आप यहां पर सभी डी कॉस थीटा का सम करेंगे। अब सारे डी कॉस थीटा का सम है इंटीग्रल। या तो हमें गिनती पता हो कि भाई 10,000 है तो 10,000 डी कॉस थीटा, 50,000 है तो 50,000 डी कॉस थीटा। अब एलिमेंट तो इनफाइनाइट हो सकते हैं, नेग्लिजिबल साइज के हैं, तो हम इंटीग्रल डी कॉस थीटा लिखेंगे। आ गया समझ में? अब डीई का फॉर्मूला क्या है? तो डीई का फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्यों भाई? एक बात बताओ, चार्ज डी क्यू है, फील्ड डीई है, यदि क्यू चार्ज होता और ई फील्ड होता तो ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर लिखते। अब चार्ज क्यू नहीं डी क्यू है और फील्ड बना है ई नहीं डीई स्मॉल, तो डीई का फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। राइट? अब ये आ गया। अच्छा, डी क्यू की वैल्यू पता है क्या? नहीं पता तो निकल जाएगी। आप ये बताइए, डी क्यू जो चार्ज है वो पूरे रिंग का है या डीएल लेंथ का है? पूरे रिंग का तो क्यू था, पूरे रिंग की लेंथ क्या थी? 2 पाई ए, क्योंकि ए इज द रेडियस तो सरकमफ्रेंस हो गई 2 पाई ए। तो पूरे रिंग की सरकमफ्रेंस है 2 पाई ए और इस सरकमफ्रेंस पर चार्ज है क्यू। यदि इतनी लेंथ पर क्यू चार्ज है तो 1 लेंथ पर चार्ज होगा क्यू अपॉन 2 पाई ए यूनिटरी मेथड, और डीएल लेंथ पर चार्ज होगा क्यू अपॉन 2 पाई ए इंटू डीएल, यूनिटरी मेथड लगा दिया। ये है डीएल लेंथ का चार्ज, लेकिन डीएल लेंथ के चार्ज को तो मैंने डी क्यू कहा है, तो यही है डी क्यू। यानी बेटा डी क्यू की जो वैल्यू है वो है क्यू अपॉन 2 पाई ए इंटू डीएल। एक बार क्विक रिकैप, एक फिगर में दोबारा से बना रहा हूं, डेरिवेशन फिर शुरू करेंगे। पक्का करके ही उठना है, कुछ भी हो जाए क्लास के अंदर ढंग से समझ के जाना चाहिए। चलिए अब आप लोग जो जो आप बता सकते हो बताते रहना। मेरे बेटा ये रिंग है, रेडियस ए, पूरी रिंग का चार्ज है क्यू, ये एक्सिस है जो रिंग के परपेंडिकुलर है और सेंटर से जा रही है, ये डिस्टेंस है एक्स, ये एलिमेंट dl, इस एलिमेंट का चार्ज dq, dq ने इस पॉइंट पर फील्ड बनाया de अपने से अवे, और इस एलिमेंट ने फील्ड बनाया अपने से अवे। अब ये एंगल बराबर है, कारण में बता ही चुका कि भाई ये वाले एंगल बराबर है, ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है ये वाला और नीचे वाला। तो जब एंगल भी बराबर फील्ड भी बराबर, तो कंपोनेंट करोगे de cos और de sin। इसके कंपोनेंट डी कॉस और डी साइन थीटा वाले कट जाएंगे, सिर्फ बचेंगे डी कॉस थीटा वाले। लेकिन क्या सच में 2? तो जवाब है ये 2 पेयर लेते हो, ये मतलब 2 का जोड़ा लेते हो तो उसमें 2d cos थीटा है। लेकिन यदि ये वाला जोड़ा लोगे तो भी बचेगा 2d cos थीटा, ये पेयर लोगे तो भी 2d cos थीटा, कोई तो यहां तो बिलियंस ऑफ 2d cos थीटा हो जाएंगे। इतने सारे डी कॉस थीटा हैं कि आप उसे 2 नहीं लिख सकते, इंटीग्रल लिखोगे। तो पहला पॉइंट आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, इंटीग्रल डीई कॉस थीटा। अब डीई की वैल्यू क्या है वो मैंने पहले ही बता दिया, भाई फील्ड का फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो डीई का फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहां तक बिल्कुल ठीक। कॉस थीटा की क्या वैल्यू है जरूरत पड़ेगी? बेटा कॉस थीटा की वैल्यू हमें जरूरत पड़ेगी, तो भाई ये वाला थीटा और ये थीटा बराबर ही तो है, तो यहां ये है r, ये है x,
तो कॉस थीटा हो गया x अपॉन आर, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो कॉस थीटा चाहिएगा तो x अपॉन आर। और क्या चाहिएगा, dq। dq का मतलब dl पर चार्ज। तो मुझे बता पूरी रिंग क्या थी, 2 पाई ए, उस पर चार्ज था q, तो 2 पाई ए लेंथ पर चार्ज था q, तो यूनिट लेंथ पर चार्ज होगा q अपॉन 2 पाई ए। तो dl लेंथ पर चार्ज होगा q अपॉन 2 पाई ए इंटू dl। और जो dl लेंथ का चार्ज है मैंने तो उसे dq माना था, तो dl लेंथ का चार्ज ये है, तो dq यही है। तो dq की वैल्यू भी आ गई, q अपॉन 2 पाई ए इंटू dl। और बाकी पीडीएफ में तो लिखा हुआ है ही है, ये सारा नोट तो करना नहीं, प्रैक्टिस ही करनी है, उसमें पढ़ लेना कैसे कैसे लिखा हुआ है। अब ये यहां से आगे बढ़ जाऊं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। अब प्योर मैथ्स है। देखो बेटा, मैंने अभी अभी प्रूफ करा है E है इंटीग्रल डीई कॉस थीटा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है इंटीग्रल डीई कॉस थीटा। डीई की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बार बार दिखा रहा हूं, डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। कॉस थीटा की वैल्यू है एक्स अपॉन आर, तो कॉस थीटा की वैल्यू है एक्स अपॉन आर। अब डी क्यू भी रख दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। डी क्यू की वैल्यू थी क्यू अपॉन 2 पाई ए इंटू डी एल, क्यू अपॉन 2 पाई ए मल्टीप्लाइड विद डी एल, और आर स्क्वायर और आर मिलके हो गए आर क्यूब, और ऊपर रह गया एक्स। अब कॉन्स्टेंट्स बाहर जाएंगे, कॉन्स्टेंट्स बाहर जाएंगे तो देख 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो वैसे ही कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट है, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट इज कांस्टेंट, कांस्टेंट है। X भी कांस्टेंट है, क्यों कांस्टेंट है, मुझे बता बेटा। इस पॉइंट पर फील्ड निकालना है, क्या कभी ये पॉइंट पास और कभी ये दूर जाएगा? नहीं भाई, यदि ये पास आता तो x की वैल्यू कम हो जाती और दूर जाता तो x बढ़ जाता, लेकिन ये वाला पॉइंट जिस पर फील्ड निकाल रहे हैं वो फिक्स है, ना वो पास आएगा ना दूर जाएगा, वहीं पे निकालना है, तो x इज अ कांस्टेंट। अब बेटा r इज अ कांस्टेंट, वो तो पता ही है, इस चार्ज से जो डिस्टेंस है इधर से भी वही डिस्टेंस होगी भाई, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है ना ये दोनों, तो आर भी, कहने का मतलब यार सारा कांस्टेंट है, सिर्फ डीएल इंटीग्रल डीएल रहेगा, सब कांस्टेंट है, बाहर गया एक्स अपॉन आर क्यूब, सब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर, क्यू अपॉन 2 पाई ए नहीं लिखा, 2 पाई ए बाहर, एक्स अपॉन आर क्यूब बाहर, सब बाहर रह गया इंटीग्रल डीएल। इसी इंटीग्रल डीएल के लिए मैंने पहले ही पढ़ा दिया था तुम्हें आज आते ही। इंटीग्रल डीएल क्या होता है, जितने भी पॉसिबल डीएल हैं उन सब का सम, पहला डीएल, दूसरा डीएल, तीसरा डीएल, चौथा डीएल, यदि आप सारे डीएल जोड़ दोगे तो सरकमफ्रेंस बन जाएगी। सरकमफ्रेंस क्या है, 2 पाई ए। रिमेंबर ये आर अलग है और ए अलग है, ए रेडियस है, आर डिस्टेंस है चार्ज से पॉइंट की, तो इंटीग्रल डीएल होगा 2 पाई ए, तो इंटीग्रल डीएल को रख दो 2 पाई ए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन 2 पाई ए एक्स अपॉन आर क्यूब, और इंटीग्रल डीएल क्या है 2 पाई ए, तो 2 पाई ए, चलिए यहां से जाइए, मतलब कट गया, 2 पाई ए कट गया। अब जो बचा उसे लास्ट स्टेप कहेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब, ये मेरा फाइनल आंसर है। अब आप कहोगे फिर क्यू आर तो लिखा ही नहीं, न्यूमेरिकल में रेडियस दी जाती है ज्यादातर और पॉइंट की डिस्टेंस देते हैं। न्यूमेरिकल में वो कहते हैं कि रिंग की रेडियस इतनी है और पॉइंट इतना दूर है, यानी ए और एक्स देते हैं, आर नहीं देते जनरली कि एलिमेंट से पॉइंट कितना दूर है। वो तो कहेंगे एक रिंग है 10 सेंटीमीटर रेडियस की, मतलब ए दे दिया, और पॉइंट 50 सेंटीमीटर दूर है, एक्स दे दिया। अब जब ए और एक्स देंगे तो मुझे आंसर ए और एक्स में छोड़ना चाहिए, तो पाइथागोरस इस ट्रायंगल को बाहर निकाल, ये वाला ऊपर, ये है ए, ये है एक्स और ये है आर, तो पाइथागोरस से आर की वैल्यू हो गई अंडर रूट
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो मैं आर की वैल्यू रखूंगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट की जगह पावर हाफ, यही आंसर है। अब एक बात आती है, कोई भी वेक्टर जिसमें डायरेक्शन बता सकते हैं तो बतानी जरूर चाहिए। कोई क्वेश्चन ही ऐसा हो कि डायरेक्शन का हिंट ही नहीं है, तब तो मजबूरी आ गई। डायरेक्शन का हिंट है तो डायरेक्शन जरूर बताओ। अब ये बताओ बेटा, साइन थीटा वाले तो सारे कट गए थे, सारे कॉस थीटा वाले जो कंपोनेंट्स हैं, कॉस कंपोनेंट, उन्होंने ही जोड़ करके फील्ड बनाया था। अब जब सारे कॉस वाले एक ही डायरेक्शन में हैं तो रिजल्टेंट उसी डायरेक्शन में होगा, लेकिन ये डायरेक्शन तो एक्सिस के अलोंग है, तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस के अलोंग होगा। क्लियर हो गया? अच्छा, एक चीज और, यदि निगेटिव चार्ज होता रिंग पे तो क्या आंसर कोई बदलता? तो जवाब है, एक बात सुन, पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड अवे आ गया, पॉजिटिव से दूर। यदि निगेटिव होता तो फील्ड टुवर्ड आ जाता, बस। कैसे, हल्का सा क्लू दूं भाई, ये निगेटिव चार्ज है, इसका फील्ड इसके टुवर्ड, ये निगेटिव चार्ज है, इसका फील्ड इसके टुवर्ड। फिर कंपोनेंट होते, ये डीई होता। मैं हिंट दे रहा हूं, आता नहीं एग्जाम में, नेगेटिव के लिए डेरिवेशन नहीं आता, मैं बता रहा हूं। तो डी के कंपोनेंट एक इधर होता है, एक इधर होता, डी कॉस थीटा, डी साइन थीटा, और इसके भी दो कंपोनेंट इधर और इधर होते, साइन वाले कट जाते, कॉस वाले सारे टुवर्ड द सेंटर होते। आंसर वही आएगा, बस डायरेक्शन टुवर्ड हो जाएगी। यानी कि बेटा रिंग पर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस के अलोंग अवे, और यदि रिंग पर निगेटिव चार्ज है तो फील्ड एक्सिस के अलोंग लेकिन टुवर्ड रहेगा, एक्सिस के अलोंग। और फॉर्मूले में, डेरिवेशन में कोई अंतर है? बेटा एक बात बताओ, तुम्हें मालूम है फील्ड का फॉर्मूले में या फोर्स के फॉर्मूले में चार्ज यदि माइनस होता भी है तो हम फॉर्मूले में माइनस रखते ही नहीं। तो यानी डेरिवेशन में इस बात का फर्क ही नहीं पड़ेगा कि प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज है, जब रखना ही नहीं है तो चाहे नेगेटिव चार्ज हो तो सेम डेरिवेशन होगा, सेम आंसर होगा, बस डायरेक्शन बदल जाएगी। तो रिंग के फील्ड का फॉर्मूला हमारा डेराइव हो गया। अब मैं आप लोगों को रिकैप लूंगा। बेटा वीडियो रिकॉर्डिंग रोक रहा हूं क्योंकि आप तो रिवर्स करके दोबारा देख लेना। पीडीएफ किसी को चाहिए तो मेरे से नोट्स की पीडीएफ मांग लेना, कोई एब्सेंट हो तो। आज के लिए आपके लिए इतना ही, बाय बाय।